आज हम आपको बताएंगे डिजाइन ऑफ बीम्स के कुछ प्रोविजंस। अब आपका जो स्टार्ट कर रहे हैं वो धरणों की डिजाइन आपको अभिकल्पन पूरा करना होता है। इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे आपके और डिजाइन के कुछ स्टेप्स होंगे जो थ्योरी के रूप में 10 नंबर में आते हैं। आपका जो यूनिट नंबर 5, 6 और 7 है उससे रिलेटेड कुछ आपके नियम IAS कोड ने दिए हैं। डिजाइन से संबंधित कुछ नियम है जो आपके यूनिट 5, 6 और 7 में यूज होंगे, तो इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। ये आपका कोई मतलब किसी कोई चैप्टर मत समझिएगा इसको, ये आपका 3 चैप्टरों पे पूरे धरणों के जो डिजाइन होंगे उन पर लागू होते हैं। ठीक, यूनिट 4 जो थी आपकी हमने कोचिंग में बताई थी, और यूनिट 3 का शेयर वाला पोर्शन कोचिंग में पहले ही बता चुके थे। बॉन्ड वाला हमने इसके पहले 2 वीडियो जो बनाए उसमें आपको हमने बता दिया है। ठीक, तो यूनिट आपकी ये सीधे अब आती है 5, तो 5, 6, 7 से रिलेटेड है आपका। तो देखिए इसमें प्रोविजंस आपके जो डिजाइन्स आप बीम के हैं ये बहुत अच्छे से समझिएगा। इसमें सबसे पहला जो आपका आता है प्रोविजन, प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ। इसको स्मॉल l से लिख के अगर आप चाहें तो बेस में इफेक्टिव लिख सकते हैं, वरना ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप स्मॉल l से इसको डिनोट कर सकते हैं। देखिए इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, आप सोम में पढ़े हैं एक चीज, डिफ्लेक्शन, विस्थापन। देखिए कोई भी धरण जैसे है, ये मान लीजिए एक आपके बीम है, इस पे जब लोड आते हैं तो ये झुकती है, ऐसे विस्थापित हो जाती है। इसका प्रत्येक कण ऐसे ऐसे विस्थापित होता है, ये विस्थापन कहलाती है ये चीज। तो ये आपका एक वक्र बनाती है। तो कोई भी धरण जिसका कुछ भाग या पूरा भाग, इसे वो तो डिपेंड रहेगा कि आलम पर सपोर्ट किस हिसाब से है, तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं किसी धरण का वह भाग जो विक्षेप के लिए, जो विस्थापन के लिए आपका प्रेरित रहता है, मतलब जिसमें विस्थापन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पूरे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा भाग वक्र बनाने के लिए प्रेरित है, तो यहाँ पे जो आपकी इसकी लंबाई होगी, मान लीजिए कि 5 मीटर है, तो वही हमारी क्या बन जाती है, प्रभावी L इफेक्टिव बन जाती है। अभी यही मान लीजिए कि यहाँ पे बीम में हमारा इसको बद्ध कर दिया जाए दोनों सिरे से, तो बद्ध करने पे क्या होता है कि कुछ दूरी तक बद्धता का इफेक्ट रहता है। तो जब इस पे लोड आने पे ये विस्थापित होती है तो कुछ दूरी तक सीधी रहेगी, उसके बाद विस्थापित, और इधर भी कुछ दूरी तक ऐसे सीधी, बिल्कुल यहाँ से नहीं विस्थापित होगी। तो यहाँ पे विस्थापन का भाग ये बन जाता है। तो इसलिए इतनी दूरी का ये वक्र बना है, इतनी दूरी से, तो L इफेक्टिव ये हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि L इफेक्टिव आपकी मतलब प्रभावी लंबाई वह लंबाई होती है जो आपके विस्थापन के लिए प्रेरित रहती है। देखें हम लोग जो डिजाइन करने जा रहे हैं वो सिंपल सपोर्टेड और प्रास धरण और कॉन्टिन्यूअस, 3 प्रास मतलब कैंटिलीवर, सिंपल सपोर्टेड, कैंटिलीवर और कॉन्टिन्यूअस बीमों की करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ, सबसे पहले सिंपल सपोर्टेड बीम, ध्यान रखिएगा सिंपल सपोर्टेड बीम। इसके लिए आपका क्या होगा, ये आलम्ब है और ये आलम्ब की चौड़ाई A मान लीजिए, इधर ये दूसरा आलम्ब है, इधर मान लीजिए इसकी चौड़ाई B। आलम्ब के जो ये अंदर के फलक होते हैं, फेस होते हैं, इनके अंदर से अंदर तक की दूरी को हम कहते हैं शुद्ध लंबाई, या फिर आप कह सकते हैं शुद्ध पार्ट, स्पैन, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे L इफेक्टिव क्या हो जाएगी, L इफेक्टिव के सिंपल सपोर्टेड के लिए 2 सूत्र होते हैं। पहला हमारा L प्लस D/2, अभी आपको बता रहे हैं D क्या है। दूसरा L बराबर हो जाता है L प्लस, देखिए A और B ये 2 आलम्ब हैं आपके,
ये हो जाएगा हमारा a+b/2। और अगर आपके ये सेम है, a और b यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं, जब आलम्ब असमान मोटाई के हो, या इसकी जगह हो सकता है L बराबर L प्लस आलम्ब की चौड़ाई। ये आपका जब आलम्ब समान चौड़ाई के हों, कहने का मतलब जब a और ये भी a ही हो तो 2a हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा तो यहाँ a आएगा, मतलब एक ही साइड का मान आपका आ जाएगा। तो a का आलम्ब की चौड़ाई यहाँ पे हम ले लेंगे। और जब अलग अलग चौड़ाई, जैसे ये मान लीजिए 300 mm है, ये 200 mm है, तो 300 और प्लस 200/2 करेंगे, दोनों अगर 300 के हैं तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या जुड़ेगा 300। अब ये आपके दो सूत्र बने L इफेक्टिव के, L+d/2 और L बराबर आपका ये दोनों बन गए। इन दोनों में जो आपका न्यूनतम होगा वह हमारा बनेगा L इफेक्टिव। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट आपका ये बनता है कि इनमें जो मिनिमम हो वही L इफेक्टिव लिया जाएगा। पहले ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ये दोनों निकालने के बाद जो आपका आएगा वही हमारा, इन दोनों में जो कम होगा वही ले लेंगे। यहाँ भी इसमें देखिएगा हमने यह करके लगा दिया है। वैसे आपको बता दें आलम्ब की चौड़ाई हमेशा 90% केसेस में आपकी समान ही होगी, तो इसलिए L प्लस आलम्ब की चौड़ाई ही ज़्यादातर लेते हैं। अगली बीम देखिए, प्रासधरण दूसरी, इसको कहते हैं कैंटिलीवर बीम। ये मान लीजिए आलम की चौड़ाई हो गई a, ये इसका शुद्ध पार्ट, शुद्ध पार्ट, इसमें भी आपका L इफेक्टिव बराबर हो जाएगा L प्लस d/2 और दूसरा हो जाएगा हमारा L बराबर L प्लस a/2। a यहाँ पे आलम्ब की चौड़ाई, मतलब ये आलम सपोर्ट, आलम्ब की चौड़ाई, इनमें जो न्यूनतम हो। अब देखिए इसके बाद इसमें ये D क्या है, ये और ये D क्या होता है। देखिए आपको बता दें, ये बीम है, ये बीम का सेक्शन इधर आपको बना के दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए कि इसमें दो आपकी सरिया पड़ी हुई हैं स्टील बार, तो ये होती है टोटल डेप्थ, और ऊपरी सिरे से इस्पात के सेंटर तक जो डिस्टेंस होती है ये होती है हमारी इफेक्टिव डेप्थ, प्रभावी गहराई। तो ये जो D है यहाँ पे हमारा, ये क्या है, प्रभावी गहराई। यही चीज़ यहाँ पे भी आपका क्या है, प्रभावी गहराई है। तो ये आपका देखिए सिंपल सपोर्टेड का हो गया और कैंटिलीवर का हो गया। ये दो आपके सिलेबस के अनुसार यही दो आपके मेन हैं। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस आता है तो हम बताए दे रहे हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यही हैं। डिजाइन इन्हीं दोनों की आ सकती है, सिंपल सपोर्टेड की और
इसकी कैंटिलीवर की। देखिए तीसरी बीम आपकी है कंटिन्यूअस बीम। इसकी इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालेंगे? इसमें देखिए हमारा हमने इसको चित्र को बना दिया है। ये देखिए आलम है किनारे किनारे, ये भी आपके आलम है, ये आपके सेम हो सकते हैं या अंदर के आपकी चौड़ाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं। देखिए जो हमारा ये है ए, हमने दिखा दिया है, आलम की चौड़ाई हमने ए को मान लिया है। देखिए ये सिरा होता है, सिरे के जस्ट पास का जो हमारी ये लंबाई होगी इसको हम कहते हैं सिरा पार्ट, क्लियर स्पेन, वो सॉरी इंड स्पेन। उसके बाद जो होता है रेस्ट स्पेन या सिरे के अगला सिरा पार्ट ये हो गया, इस पार्ट का जो अगला पार्ट है वो ये हो जाएगा। उधर से ये देखें तो ये सिरा है हमारा, ये सिरे के पास वाला है तो इसको सिरा पार्ट कहेंगे, इसको भी सिरा पार्ट कहेंगे। तो देखिए इसकी इफेक्टिव लेंथ एक तरीके से निकलेगी और इसकी अलग तरीके से निकलेगी। देखिए कैसे, वो उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इसमें ये आपकी बनती है, समझ जाइएगा। फर्स्ट कंडीशन जो आपकी बनेगी वो हमारी होती है कि जब ए मतलब आलम की चौड़ाई कम हो 600 mm या 5/12 में जो कम हो उससे। देखिए क्या इसका मतलब है कि 600 mm और 5/12 इन दोनों में जो कम होगा उससे भी ए हमारी क्या होनी चाहिए, आलम की चौड़ाई कम होनी चाहिए इस कंडीशन के लिए। कहने का मतलब ये 5/12 हमारा मान लीजिए अगर है 500, तो 600 और 500 में कौन सा कम हुआ, 500। अब 500 से भी ए हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, आलम की चौड़ाई 500 से भी कम होनी चाहिए। तो इस कंडीशन, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में जो हम एल इफेक्टिव निकालते हैं वो हमारा बिल्कुल सिंपल सपोर्टेड बीम की तरह से निकलेगा, चाहे वो आपका सिरा पार्ट के लिए निकालना हो और चाहे हमारा ये इतने की। जब इतने के लिए निकालेंगे इधर की बीम भूल जाइए कि इधर कोई बीम है, सिंपल सपोर्टेड बन जाएगी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, या दोनों तरफ ए हो सकता है, कहने का मतलब 300 हो सकता है, 300 200। तो हमने उसके लिए बताया आपको। जब बीच वाले निकालेंगे तो इधर इधर भूल जाइए, तो देखिए सिरों पर टेक हो जाएगी, इतना हमारा बीच का होगा, तो ये सिंपल सपोर्टेड बन जाएगी। पहले ये बनाएंगे सिंपल सपोर्टेड, फिर इसको बनाएंगे। जितना इधर का मान होगा उतना इधर का होगा, बीच का आपका अलग हो सकता है, क्योंकि ये अंदर के जो वो आलम है उनकी चौड़ाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं। तो देखिए एल इफेक्टिव कैसे निकलेगी, बिल्कुल सिंपल सपोर्टेड की तरीके से, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो। फिर इसके बाद अगली कंडीशन हमारी क्या बनती है कि सेकंड कंडीशन में जब हमारा a इज ग्रेटर देन हो 600 mm या 5/12 जो कम हो उससे ये अधिक होना चाहिए। तो देखिए इस कंडीशन में एल इफेक्टिव कैसे निकालते हैं। इस कंडीशन में जो एल इफेक्टिव निकालते हैं तो वो इंड स्पेन के लिए अलग निकलेगा और रेस्ट स्पेन के लिए अलग। देखिए इसमें भी इंड स्पेन के लिए क्या करेंगे, इंड स्पेन, तो इंड स्पेन के लिए हमारा एल इफेक्टिव हो जाता है, तब हम बिल्कुल इसको कैंटिलीवर की तरीके से निकालेंगे। मतलब ये आलम मान लेंगे कि नहीं है, बिल्कुल इतनी बीम को देखेंगे, आलम भी ना देखें, तो ये बन जाएगा पूरा इतना पोर्शन, केवल ये आलम और ये हमारा इतना भाग। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारा क्लियर स्पेन और प्लस हमारा क्या होता है t/2, या क्लियर स्पेन प्लस आलम की चौड़ाई बटे 2, ये हमारा हो जाता है। इन दोनों में, इसमें और इसमें जो कम हो ये हो जाएगा। ये हमारा किसके लिए, इंड स्पेन के लिए। और जब हमारा आता है रेस्ट स्पेन, इसमें इस कंडीशन की सेकंड कंडीशन में रेस्ट स्पेन के लिए हमारा एल इफेक्टिव, तो वो हमारा हो जाता है क्लियर स्पेन एल, जो मतलब ये क्लियर स्पेन इसका होगा वही हम ले लेते हैं एल इफेक्टिव इस कंडीशन में। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, जो आपका ए हमारा आलम की चौड़ाई जो है वो हमारी ज़्यादा हो 600 mm या 5/12 से, जो ये पार्ट क्लियर स्पेन दे रखा होगा उसका यहाँ मान रखेंगे। इन दोनों में जो कम हो उससे अगर ए हमारा क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन के लिए इंड स्पेन की एल इफेक्टिव हमारी होगी L + D/2 या L + A/2 आलम की चौड़ाई, इन दोनों में जो कम हो। और रेस्ट स्पेन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव जो यहाँ की क्लियर स्पेन होगी वही। तो इंड स्पेन के लिए एल इफेक्टिव ये हो जाएगा, रेस्ट स्पेन के लिए हमारा एल इफेक्टिव वो हो जाएगा, अगर ये कंडीशन हमारी बनती है तो।
मतलब साइज, धरन का साइज देखिए कैसे निर्धारण करना, इसके लिए कुछ प्रोविजन आपके आईएस कोड ने दिए हैं। तो देखिए कुछ आपके देखिए ऐसे मोटे तौर पे एक अनुमानित निकाला जाता है, तो उस आधार पे हम सामान्यतः जो यूज किया जाता है उसके लिए देखिए आपको हम बता दें, सिंपल सपोर्टेड बीम आपकी हो या कंटिन्यूअस बीम हो, इस कंडीशन के लिए टोटल डेप्थ, कुल गहराई जो आपकी होती है वो ली जाती है इफेक्टिव स्पैन मतलब प्रभावी पार्ट बटे 8 से इफेक्टिव स्पैन बटे 15 तक। इसके बीच आप कुछ भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और भी वो सब निकालने के बाद जांच करते हैं। ये बताए तो आपकी केवल अनुमानित होती हैं ये। उसके बाद ये तो हो गई टोटल डेप्थ, धरन की चौड़ाई बी। धरन की चौड़ाई बी हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारा डी आता है 1.5 से d/2 तक। वैसे कभी कभी d/3 तक भी लिया जाता है, लेकिन आपको बता दें 1.5 से d/2 यही आपका ज़्यादातर लिया जाएगा, यही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, आपका ये हो गया d बराबर इफेक्टिव स्पैन बटे 8 CA। ये सिंपल सपोर्टेड और कंटिन्यूअस की कंडीशन में। अगर आपकी बीम है कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम के लिए क्या हो जाएगा हमारा, d बराबर होता है पार्ट बटे 4 से पार्ट बाई 6। बी हमारा उसी तरीके से d/1.5 से d/2। देखिए कैंटिलीवर जो बीम होती है वो इस भांति होती है, ये तो हम जो ये बी और डी बता रहे हैं वो आपकी बी तो हर जगह समान ही रहेगी, ऐसे ये ऐसे होती है, तो बी तो आपका लगभग हर जगह समान ही रहेगा। लेकिन जो आपका डी है वो यहाँ पे हम निकालते हैं, ये डी, और इधर सिरे की ओर, मुक्त सिरे की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं डी का मान कम होता रहता है। तो देखिए हमारा क्या होता है, जो यहाँ की जो डेप्थ होती है ये वाली, ये हमारा मोटे तौर पे 100 mm से 200 mm हम कुछ भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे उस हिसाब से डिजाइन करेंगे, उस हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। ध्यान दीजिएगा जो डी होगी वो यहाँ पे हमने निकाली है, ये वाली, ये डी का मान हमने निकाला है, पार्ट बटे 4 से पार्ट बटे 6 लिया जाता है, और इसी के बेस पे यह आपका बी बराबर डी 1.5 d/2 लिया जाता है। एक चीज़ और बता दें, अब किसी के मन में अगर ये क्वेश्चन उठे कि यहाँ पे डी जो यहाँ पे क्यों निकाला जाता है और इसके अनुसार बी क्यों, तो आपको बता दें कैंटिलीवर बीम जो होती है उसमें बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम मान यहाँ पे पाया जाता है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, और जो डेप्थ निकाली जाती है धरणों की वो बेंडिंग मोमेंट के मैक्सिमम मान द्वारा ही निकाली जाती हैं, जो डी गहराई होती है। इसके सिरे पर जो बेंडिंग मोमेंट का मान होता है वो कैंटिलीवर के शून्य होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि सिरे पे डी इसलिए निकालते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का मान मैक्सिमम होता है। तो आपका ये जो बना हमारा, ये बन गया धरण का साइज, कैंटिलीवर और उसका कैंटिलीवर का, सिंपल सपोर्टेड और कंटिन्यूअस का। इसके बाद देखिए धरण की मापे जो हमने आपको बताई, उसमें एक और तरीका भी होता है। आईएस कोड ने अनुमत विक्षेप के कुछ मान बताए हैं। अनुमत विक्षेप का मतलब यहाँ पे ये है, अनुमत परमिसिबल विक्षेप डिफ्लेक्शन, मतलब परमिसिबल डिफ्लेक्शन कुछ बताए हैं धरणों के लिए। जैसे सिंपल सपोर्टेड बीम है, इसके लिए इन्होंने इसका मान बताया है 20। कंटीन्यूअस बीम के लिए समझ जाइएगा, कंटीन्यूअस बीम के लिए 27 और कैंटिलीवर बीम के लिए 7, ये 3 मान बताए गए हैं।
लेकिन ये 3 मान जो हैं आपके, ये केवल 10 मीटर पार्ट तक ही मान्य है। ये जो मान हैं, ये मान हमारे होते हैं, जो ये मान निकल के हैं, ये हमारे बराबर होते हैं पार्ट बटे इफेक्टिव डेप्थ के। तो जैसे हमको मान लीजिए कि धरण का साइज डिसाइड करना है, तो हम किस बेस पे धरण का साइज डिसाइड कर सकते हैं? देखिए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमको सिंपल सपोर्टेड बीम के धरण का साइज बनाना है, तो हमको पार्ट तो दे ही रखा होगा, तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे ये विक्षेप का मान 20। सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल जो हमारा है सिंपल सपोर्टेड बीम, तो 20 बराबर हम क्या लगा देंगे, पार्ट बटे इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी से लिखते हैं, ये लगा दिया। अब पार्ट हमको ये पता होगा, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, स्मॉल डी हमको मिल जाएगा। जब स्मॉल डी मिल जाए तो कुल गहराई टोटल डेप्थ डी बराबर क्या हो जाएगा, डी प्लस प्रभावी आवरण इफेक्टिव कवर, ये जानते हैं आप, ये हो गया हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया हमारा इफेक्टिव डेप्थ, और उसके नीचे जो हमारा ये बनता है, ये क्या होता है, प्रभावी आवरण होता है। तो ये D और ये प्रभावी आवरण, ये दोनों जब हमारे जुड़ जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कुल गहराई D बन जाता है। तो जब D निकल आए तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे, B बराबर D बाई 1.5 से D बाई 2 तक। तो देखिए यहाँ से भी हमारा B और D डिसाइड करने का एक तरीका होता है। तो याद रखिएगा, कैंटिलीवर बीम के लिए 20, कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए 27 और सिंपल सपोर्टेड के लिए 20, कॉन्टिन्यूअस के लिए 27 और कैंटिलीवर के लिए 7 होते हैं मान। लेकिन ये मान आपके 10 मीटर पार्ट तक ही मान्य है। अगर आपका इसमें से कोई भी बीम अगर 10 मीटर पार्ट से मैक्सिमम है, तब इन मानों के लिए हम क्या करते हैं, यदि पार्ट इज ग्रेटर देन 10 मीटर, अगर ऐसी कंडीशन कभी आ जाए तो उस कंडीशन में पार्ट बटे इफेक्टिव डेप्थ में हम गुणा कर देंगे। जो स्पेन आपका वास्तविक दे रखा होगा, लेकिन मीटर में रखेंगे यहाँ पे हम, और बटे हमारा हो जाएगा 10 मीटर। बस यहाँ पे जो हम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, पार्ट बटे डी इंटू स्पेन बटे 10 मीटर कर लेंगे। देखिए हमारा इसमें क्या है, 10 मीटर पार्ट तक ये मान्य होते हैं। जैसे 10 से हमारा पहुंच जाए 12 मीटर, तो यहाँ पे हम रखेंगे 12 मीटर। ये स्पेन है जो आपका वास्तव में दिया गया होगा। तो पार्ट बटे इफेक्टिव डेप्थ इंटू ये पूरा हम सूत्र का यूज कर लेंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन आपकी नहीं आएगी। 10 मीटर पार्ट वाली धरणों की डिजाइन बहुत रेयर केस में आती है, 6 मीटर तक मैक्सिमम आती हैं, 6 मीटर 7 मीटर। तो आपका ये चीज़ ध्यान रखिएगा ऊपर वाला। तो ये आपका धरणों का साइज याद करने का दूसरा तरीका था। अब आगे देखिए, अभी तक आपने इसके 2 प्रोविज़न पढ़े हैं। तो एक तो साइज निकालना भी आपको हम बताएं, और उसके पहले एल इफेक्टिव निकालना। देखिए अब हमारा तीसरा प्रोविज़न इससे रिलेटेड, प्रबलन इस्पात, मतलब रेनिफोर्समेंट में जो स्टील यूज की जाएगी उसकी मात्रा हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो चीज़ देखना है। देखिए प्रबलन आपके जो दिए जाते हैं वो आपके 3 प्रकार के दिए जाते हैं। एक तो 3 क्या समझ लीजिए कि 4 प्रकार के। एक तो तनन में, संपीड़न में, और आपका कर्तन शेयर में, जब छल्ले डालते हैं और नत छड़ों को हम, मतलब जो सीधी छड़े होते हैं उनको नत कर लेते हैं, वो शेयर रेनिफोर्समेंट होता है। और संपीड़न और तनन ये मुख्य रेनिफोर्समेंट में आता है, मेन रेनिफोर्समेंट में आता है। और इनको छोड़ के एक आपका होता है सिरा रेनिफोर्समेंट, मतलब इंड रेनिफोर्समेंट। तो वो आपको भी बताएंगे। पहले आप ये देख लीजिए, सबसे पहले जो प्रबलन इस्पात में सबसे मेन आपका होता है
मेन रेनिफोर्समेंट, इसमें जो आपका आता है तनन और संपीड़न आता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, मिनिमम मान रेनिफोर्समेंट का ये समझ जाइएगा शार्ट में, रेनिफोर्समेंट का मिनिमम मान कैसे डिसाइड करते हैं। 0.85 इंटू BD बटे 0.85 इंटू BD बटे होता है हमारा FY, हाँ यही होता है। तो देखिए इसमें क्या है, आपका मिनिमम रेनिफोर्समेंट आपका 0.85 इंटू BD बटे FY से हमारा कम नहीं होना चाहिए, इतना हमारा होना ही चाहिए। देखिए इसमें भी आपको हम बता दें कि B और D हमारे क्या हैं। इसमें जो B है हमारी वो क्या है, धरन की चौड़ाई, और D हमारी क्या है, प्रभावी गहराई। प्रभावी गहराई जो है आपकी इफेक्टिव डेप्थ, और FY क्या है आपकी, ये हमारी है अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य किसकी, स्टील की। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो देखिए मिनिमम रेनिफोर्समेंट, यहाँ से 2 पॉइंट जरा आप निकालिए, निकल सकते हैं 2 पॉइंट हमारे क्या हैं इसमें, कि जो मिनिमम रेनिफोर्समेंट है हमारा वो B इंटू D, मतलब प्रभावी क्षेत्रफल पर सेक्शन के ये धरन है हमारी, ये B है और ये हमारा D। तो जो सेक्शन का हमारा ये होता है B इंटू D, जब लेते हैं इसको कहते हैं प्रभावी क्षेत्रफल सेक्शन का, और जब टोटल डेप्थ लेते हैं तो कुल एरिया, उसको कुल क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो मिनिमम रेनिफोर्समेंट है वो हमारा किस पे डिपेंड है। एक तो हमारा डिपेंड है हमारा सेक्शन के प्रभावी क्षेत्रफल पर, काट के मतलब सेक्शन के, और दूसरा हमारा किस पे डिपेंड है, स्टील के ग्रेड पर, क्योंकि FY हमारा ग्रेड से ही निकल के आता है। जैसे हमारा दिया है Fe 250, तो FY हमारा यहाँ से कितना हो गया, 250 न्यूटन प्रति mm²। तो ये स्टील के ग्रेड पे हमारा डिपेंड रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, मिनिमम रेनिफोर्समेंट आपका प्रभावी क्षेत्रफल और स्टील के ग्रेड पर निर्भर करता है। इसका मिनिमम रेनिफोर्समेंट का मान इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम रेनिफोर्समेंट आता है। मैक्सिमम रेनिफोर्समेंट, देखिए मैक्सिमम रेनिफोर्समेंट आपका क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ये आपका तनन में हो और चाहे हमारा संपीड़न में। तनन में जो नीचे बार पड़ी होती हैं वो तनन की हैं, ऊपर जब हम डालते हैं डबली बीमों में तो हमारी क्या बन जाती हैं, संपीड़न में बनती हैं। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रेनिफोर्समेंट ये होता है हमारा 4%, मतलब 4% ऑफ B इंटू D, चाहे तनन में हो और चाहे संपीड़न में हो। तो यहाँ पे देखिए जरा 4% ऑफ B इंटू D। तो अभी हमने आपको बताया, पहले उस वाले में मिनिमम में हमने लिया था B और D, इफेक्टिव डेप्थ ली थी। अब यहाँ पे हम टोटल डेप्थ ले रहे हैं। तो B इंटू D हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा है टोटल एरिया ऑफ सेक्शन, मतलब काट का ये टोटल एरिया है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रबलन इस्पात में जो मेन रेनिफोर्समेंट वाला टॉपिक है उसमें हमने मिनिमम और मैक्सिमम 2 चीज़ें आपको बताई। मिनिमम के लिए वो सूत्र होता है, उससे कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम हमारा 4% ऑफ B इंटू D से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें ऐसे ही नॉर्मल क्राइटेरिया आपका एक तय है कि 0.7% से कम ना हो और 4% से ज़्यादा ना हो, और ये प्रतिशत हमारा लिया जाता है टोटल एरिया का, टोटल एरिया ऑफ सेक्शन।
दूसरा इसमें है आपका शेयर रेनफोर्समेंट। शेयर रेनफोर्समेंट आपका देखिए, जो छल्ले हम डालते हैं कर्तन को झेलने के लिए, जैसे ये बीम होती है, इसमें जब दरारें पड़ने लगती हैं तो इन दरारों को रोकने के लिए जो छल्ले देखे होंगे आप लोग, 2 छड़ें ऊपर होती हैं, 2 नीचे होती हैं। ये ऐसे छल्ले पड़े होते हैं, देखे होंगे आप। तो ये छल्ले जो डाले जाते हैं ये शेयर रेनफोर्समेंट होता है। और कभी कभी देखे होंगे सीधी छड़ होती है, उसके बाद ऐसे उठा देते हैं, तो ये नत छड़ों के रूप में शेयर रेनफोर्समेंट दिया जाता है। तो इसका जो मिनिमम मान, मतलब जो हम शेयर रेनफोर्समेंट देते हैं, जब उसकी चेकिंग करें तो इतने से कम नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। मतलब रेनफोर्समेंट का मिनिमम मान जो होगा शेयर रेनफोर्समेंट का, वो आपका इसके लिए सूत्र होता है 0.4 BSV अपान 0.87 इंटू FY। देखिए इसमें कौन चीज क्या है, B हमारा क्या है, धरन की चौड़ाई। जो SV है हमारा, ये है हमारा छल्लों का अंतराल, मतलब कितनी कितनी दूर पे छल्ले डाले गए हैं। FY है इसमें हमारा वही जो अभिलाष क्षणिक सामर्थ्य, समझ लीजिएगा, अभिलाष क्षणिक सामर्थ्य है हमारी। तो इससे हमारा कम नहीं होना चाहिए इसका मान। SV जो है हमारा वो है छल्लों का अंतराल, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसमें एक पॉइंट आपका ये ध्यान देने वाला है, जो IS कोड ने अपने प्रोविजन में बताया है, वो लिखे दे रहे हैं हम। पहला पॉइंट, जो आपका पहला छल्ला होता है, पहला छल्ला, वो आपका आलम्ब के फलक से, मतलब फेज से SV/2 दूरी से अधिक पर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब इसमें यह है कि जो पहला छल्ला डाला जाएगा, ये आलम्ब है, ये इसमें छड़ें पड़ी हुई हैं, ये लंबाई में है बीम हमारी, ये लेंथ इधर की ओर गई है। इसमें जो पहला छल्ला डाला जाएगा वो आलम्ब के जो अंदरूनी अंदर का ये फलक होता है फेस, यहाँ से जो पहला छल्ला डाला जाएगा उसकी जो ये डिस्टेंस होनी चाहिए वो SV/2 दूरी से अधिक पे नहीं होनी चाहिए। मतलब SV/2 से कम हो, उससे बराबर पे होनी चाहिए, लेकिन इससे अधिक की दूरी पे पहला छल्ला हम नहीं डालेंगे। इसमें ये मेन पॉइंट आपका है ध्यान देने वाला। उसके बाद इसमें है जो है आपका दूसरा पॉइंट है, वो हम शेयर के टाइम भी आपको बताए थे, जब शेयर रेनफोर्समेंट, जब छल्लों वगैरह का विकल्पन करना बताए थे, उसमें ये है आपका कि जैसे जो हमारा अनुज्ञेय प्रतिबल होगा, कर्तन प्रतिबल। अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल का मतलब ये होता है कि जैसे अलाउ है, जैसे मान लीजिए, इसे उदाहरण के तौर पे आपको समझा दे रहे हैं कि जो हमारा कर्तन प्रतिबल है टाउ, ये है हमारा, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हमारा ये दे रखा है कि 0.68 न्यूटन प्रति mm²। ये इतना अलाउ है आपको, लेकिन वास्तव में धरन पे जो लोड वगैरह लग रहे हैं उसके हिसाब से हमारा ये टाउ एक्चुअल कर लेते हैं इसको, टाउ AB, मतलब एक्चुअल जो है हमारा, उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि ये हमारा दे रखा है 0.23।
न्यूटन प्रति mm²। ये हमने जब गणना किया तो तुमको पता चला कि हमारा 0.23 ही है और अलाउ हमको इतने का था। तो देखिए ये आधे से कम पे हो गया है, मतलब यहाँ पे जो वास्तविक में जो गणनाओं में हमारा आया है वो आपका जो अनुज्ञेय था, जो अलाउ था हमको, जो परमिसिबल था उसके आधे से भी कम है। कहने का मतलब ये कि जो एक्चुअल हमारा टाउ AV है वो हमारा जब कम हो जाए या बराबर हो टाउ V, मतलब यहाँ लिखे दे रहे हैं परमिसिबल स्ट्रेस बटे 2 से, मतलब आधे से भी जब कम हो जाए तो हमारा क्या होता है कि वहाँ पर हम शेयर रेनिफोर्समेंट देना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन धरण में सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम मिनिमम शेयर रेनिफोर्समेंट दे देंगे, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर जैसे आपका लिंटल होता है उसमें हम नहीं देंगे शेयर रेनिफोर्समेंट। लिंटल मतलब आप वो छज्जा मत समझ लीजिएगा जो कमरों में बने होते हैं। लिंटल का मतलब यहाँ ये है कि जैसे दरवाजे हैं, खिड़की हैं, इसके ऊपर जो आपका ये बना होता है इस पर लोड बचाने, जिससे उस पर की ऊपर की दीवार है इस पर सीधे दरवाजे के हेड पे लोड ना आए तो बीच में एक लिंटल दिया जाता है। तो जो लिंटल होता है जब उसका विकल्पन करेंगे तो उसमें अगर वास्तविक जो लोड लग रहा है उसके हिसाब से जो कर्तन प्रतिबल है वो इतना ही है और जो अलाउ है वो इतना, तो अलाउ वाले से अगर आधे से कम पे रह जाता है तो लिंटल वगैरह में शेयर रेनिफोर्समेंट नहीं देते हैं, ऐसा IS कोड ने कह रखा है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका तीसरा रेनिफोर्समेंट जो आता है वो होता है पार्श्व प्रबलन, मतलब साइड रेनिफोर्समेंट। देखिए ये क्या होता है, ये अब तक की नई चीज है। जैसे ये हमारी बीम है, ये आपका आयताकार सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन। इसमें देखिए क्या होता है, जब ये टोटल जो ये गहराई है ये हमारी 750 mm से अधिक हो जाए, इस चीज को समझिएगा। जैसे ये चीज है हमारी, जब 750 mm से ये चीज अधिक हो जाती है तो लोड आने पे क्या होता है कि ये धरण हमारी लंबाई में ये विक्षेप होता है इसमें, और इसके साथ साथ साइड विक्षेप भी हो जाता है, जिसमें हमारी धरण ऐसे झुकने की कोशिश करती है, इधर की ओर झुक सकती है, उधर की ओर झुक सकती है, जब हमारी गहराई क्या हो जाए 750 mm से अधिक हो जाती है। तो इसी को रोकने के लिए आपका पार्श्व प्रबलन दिया जाता है कि ये झुकने ना पाए जब गहराई हमारी 750 से ज़्यादा हो जाए। तो इसके लिए देखिए क्या होता है कि नीचे वाली सतह पे तो हमारी ये छड़ पड़ी ही होती है, यहाँ पे हमको ऐसे दिखेगी, और जो जितनी भी इधर छड़ें पड़ी हों हमारी ये ऐसे पड़ी रहती हैं नीचे। इनको छोड़कर ऊपर भी ये पड़ी रहती हैं छड़, एक छड़ इधर पड़ी होती है हमारी, अगर डबली है तो 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। सिंगली रेनिफोर्समेंट में 2 ही पड़ी होती हैं, इनको तब हम इनको लटकन छड़े कहते हैं। इनको छोड़कर, कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा जब बनने, मान लीजिए 3 नीचे पड़ी हैं और 2 ऊपर पड़ी, इनको छोड़कर ये साइड रेनिफोर्समेंट दिया जाता है। मतलब यहाँ पे भी आपकी एक छड़ दे दी जाए और एक इधर दे दी जाए, एक से ज़्यादा भी दी जा सकती हैं, ये 2-2 दी जा सकती हैं, ये ऐसे। तो ये आपकी जो ये वाली हैं हमारी, ये हैं
मेन बार मतलब टेंशन में, तनन में जो छड़ें डाली गई हैं प्रबलन के लिए, और ये हमारी हैं ऊपर, इनको कंप्रेशन बार कह सकते हैं अगर डबली है, और अगर डबली बीम नहीं है सिंगली है तो ये हमारी एंकर बार होती हैं, लटकन छड़ें। और जो ये हुई हमारी ये वाली छड़ें, ये चारों छड़ें हमारी कौन सी कहलाएंगी? पार्श्व प्रबलन छड़ें ये कहलाएंगी। तो जो ये पार्श्व प्रबलन छड़ें हैं इनके बारे में जो आपका कहा गया है आईएएस कोड में प्रोविजन दिया गया है उसके बारे में देखिए जानिए। देखिए मिनिमम साइड रेनफोर्समेंट जो होगा वो हमारा होता है 0.1% ऑफ B इंटू डी, जहां हमारा ये B इंटू डी क्या है? टोटल एरिया ऑफ सेक्शन, ये B इंटू डी। इसमें भी एक चीज और आपकी आती है, स्पेसिंग, छड़ों का अंतराल क्या रहेगा? मतलब ये हमारी मेन बार हो गई, ये लटकन छड़े हो गए। ये तो मेन स्ट्रक्चर इतना होता है। जब हमारा पार्श्व प्रबलन दिया जाए मतलब ये साइड वाली भुजा पे और छड़े दी जाएं, ये ऐसे दे दी गई ये पार्श्व, तो इनके बीच जो ये स्पेसिंग रहेगी, छड़ों के बीच का अंतराल रहेगा, ये हमारा क्या होगा? S बराबर, ये हमारा होता है S बराबर धरन की चौड़ाई B, मतलब ये चीज, और दूसरा S बराबर होता है 300 mm। इन दोनों में जो कम हो वही हमारी ये स्पेसिंग बन जाती है ऊर्ध्वाधर इनको लगाने की। ये आपका हो गया पार्श्व प्रबलन। इसके बाद आपका प्रयोजन आता है छड़ों के बारे में। स्टील बार्स, इनके बारे में देखे जानिए। स्टील बार जो होती हैं ये आपकी प्रयोग की जाती हैं 6 mm से लगाकर 50 mm तक। और इसमें भी कौन सी कितने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाएगा? जो मेन बार्स होती हैं। मेन बार्स का मतलब जैसे जो आपका तनन में मतलब टेंशन में जो रेनफोर्समेंट दिया जाए, कंप्रेशन में जो रेनफोर्समेंट दिया जाए, उनके लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं 12 mm से लगाकर 50 mm तक छड़ें मेन बार के रूप में। और अगर आपका जैसे आती हैं लटकन छड़ें, लटकन छड़ें आपको हम बता रहे हैं सिंगली रेनफोर्समेंट बीम होती है, डबली रेनफोर्समेंट होती है। ये नीचे जो है ये तनन क्षेत्र में डाली गई हैं, ये न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है, तनन क्षेत्र में है, तो ये तो मेन बार में रहेंगे ही रहेंगी। ऊपर जो आपका है अगर सिंगली रेनफोर्समेंट बीम है तो इनको हम कहते हैं लटकन छड़ें, और अगर डबली बीम है तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन बार्स कहते हैं। तो कंप्रेशन बार्स और टेंशन बार्स ये दोनों आपकी आती हैं इसमें मेन बार में। लेकिन जब हमारा सिंगली रेनफोर्समेंट होता है तो ये ऊपर लटकन छड़े हो जाती हैं, ये कंप्रेशन नहीं रह जाती हैं। तो जो लटकन छड़े होती हैं उनको हम कितना यूज कर सकते हैं? लटकन छड़े हमारी 8 mm से लगा के 12 mm तक प्रयोग की जाती हैं। जो छल्ले बनाए जाते हैं, छल्लों के लिए जो छड़ हम प्रयोग करते हैं वो हमारी 8 mm से लगा के 12 mm तक हो सकती है। इसको छोड़कर जो आप जैसे जब छल्ले हम बांधते हैं
स्टील बार से, या फिर देखे होंगे आप जैसे स्लेब वगैरह में जाल बनाया जाता है, तो इनको बांधने के लिए जो तार यूज किया जाता है, कच्चा तार जिसको कहते हैं, वो 24 गेज या फिर 22 गेज का हम प्रयोग करते हैं। जो कच्चा तार होता है इसको नरम तार भी कहते हैं। इसके बाद आपका छड़ों की स्पेसिंग देखते हैं कि कैसे हमारी छड़ें डाली जाएंगी। देखिए जरा, देखिए स्पेसिंग भी आपकी 2 टाइप से ध्यान देने वाली है। ये हमारा सेक्शन है किसी धरन का, इस पे हमारी छड़ें पड़ी हुई हैं। इनके सेंटर टू सेंटर जो ये दूरी होगी, स्पेसिंग अंतराल, ये क्षैतिज अंतराल है हमारा, क्षैतिज अंतराल। तो देखिए जरा, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, क्षैतिज अंतराल जो हमारा होता है, रुको जरा, S बराबर इसमें होगा हमारा, रुकिए इसमें जरा कंडीशन बना लीजिए। इसमें कंडीशन होती है समान व्यास की छड़ों के लिए, समान व्यास की छड़ों के लिए। कभी कभी असमान छड़ें भी प्रयोग के लिए आती हैं, अलग अलग व्यास की, लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे होंगे। तो समान व्यास के ज़्यादातर केसेस बनते हैं। इसमें हमारा S बराबर हो सकता है यही अंतराल, छड़ का व्यास। दूसरा S बराबर हमारा बनता है इसमें मोटा मिलावा की मैक्सिमम माप ली जाती है, मैक्सिमम माप प्लस 5 mm। ये 2 स्पेसिंग जो आपकी बनती हैं, इन दोनों में जो मैक्सिमम हो उससे कम अंतराल नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है इनका कि समान व्यास की अगर छड़ें हैं तो छड़ बराबर वो S बराबर छड़ का व्यास, जैसे 12 mm 14 mm जो भी दे रखा वो 14 mm जो हो जाएगा। मोटा मिलावा जैसे 9 mm का है तो 9 mm में 5 mm 9 5 14 ये हो गया। तो अब तो यहाँ दोनों बराबर नहीं, मान लीजिए कि ये हमारा 16 mm बन रहा है और ये बन रहा है 14 mm, तो इन दोनों में अधिक कौन सा हुआ? 16 mm। अब 16 mm से कम अंतराल इनके बीच का नहीं हो सकता है, ये चीज़ इससे अधिक ले सकते हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा था फर्स्ट कंडीशन में, जब हमारी छड़ें क्या थी? समान व्यास की थी। अगर हमारा सेकंड कंडीशन इसी में देखें, असमान व्यास की छड़ों के लिए, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है बड़ी छड़ का व्यास और मोटा मिलावा प्लस सेम यही कंडीशन, बस क्या बदलता है? बड़ी छड़ का वहाँ पे व्यास ले लेते हैं। तो बड़ी छड़ जैसे एक 14 mm की पड़ी है, एक 16 की पड़ी है, तो आपने ले लिया 16 mm की ले लिया। तो फिर वही कंडीशन के 16 से हम कम नहीं रह सकते हैं। 16 और 14 में 16 ज़्यादा है तो 16 से कम नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि जो मैक्सिमम हो, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उससे कम अंतराल नहीं होना चाहिए। तो केवल असमान और समान में इतना अंतर है कि उसमें किसी भी छड़ का ले सकते हैं और इसमें हम बड़ी छड़ का ही ले सकते हैं। इसके बाद आपका आता है क्षैतिज अंतराल था, इसके बाद हमारा आएगा ऊर्ध्व अंतराल। 15 mm ये वर्टिकल स्पेसिंग की बात चल रही है। SB बराबर आपका दूसरा हो जाएगा 2/3 गुणे
मोटे मिलावा की माप, और तीसरा बड़ी छड़ का व्यास। देखिए यहाँ पे बड़ी छड़ का व्यास मतलब अगर दो समान व्यास की हैं तो बड़ी की उसमें कोई बात ही नहीं होगी, चाहे जो लेंगे, लेकिन असमान होंगे तो वहाँ पे हम बड़ी छड़ का व्यास लेंगे। ये 3 स्पेसिंग होती हैं, 3 में जो मैक्सिमम उससे कम एसवी नहीं होगा, मतलब उससे अधिक ही आप रख सकते हैं। इन तीनों में जो मैक्सिमम हो उससे अधिक आपका एसवी होना चाहिए किसी भी स्थिति में। तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, जो ये बीच में हमने बनाया है ये होती है इसमें पृथककारी छड़। देखिए पृथककारी छड़ इसी हिसाब से, जिस हिसाब से अंतराल आता है उसी हिसाब से हम इसको बीच में लगा देते हैं, जिससे ये अंतराल जो है हर जगह का समान रूप से बना रहे। ढलाई के वक्त जब आप कास्टिंग कर रहे हो तो छड़ें इधर से उधर ना होने पाए, इसीलिए बीच में हम इसको लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके ये 3 सूत्र हैं आपके। इसके बाद आपका आईएस कोड ने जो बताया है कि वो कंक्रीट के ग्रेड हम कब, कौन सा ग्रेड कहाँ पर प्रयोग करते हैं। देखिए आपको जो मेन है M20 हो गया, और M25, M30, M35 और M40। देखिए मेन आपके इतने जो ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। जो M20 है यह आपका सामान्य स्थितियाँ जब होती हैं, सामान्य वातावरणीय स्थितियाँ, मतलब जहाँ पे मौसम के परिवर्तन बहुत समान रूप से बदलते हैं। जैसे हम लोगों के क्षेत्र है, जाड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा असर यहाँ पे नहीं रहता है इन सब चीज़ों का। M25 ये आपका हल्की बारिश वाले स्थानों पर, M30 ये हैवी बारिश जब हो, हैवी रेन की स्थिति में, जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ जब बर्फबारी होती है उस कंडीशन में। ये हमारा समुद्री इलाके, लेकिन समुद्री इलाकों में भी कंडीशन होती है कुछ। तटीय इलाके जो मतलब समुद्र के तट पर हो लेकिन समुद्र से थोड़ा दूरी पर हो, जहां पर ज्वार और भाटा का असर ना हो, वहां तक। फिर M40 का जो हम प्रयोग करते हैं वो भी हमारा समुद्री इलाकों में ही, लेकिन जहां पे ज्वार अधिक हो, मतलब जब ज्वार की मतलब बहुत, जब पानी की जो लहरें हैं, धाराएं हैं, ज्वार जब बहुत तेजी से आते रहते हैं तो वहां पे हमारा M40 का यूज करते हैं। तो ये हमारे कंक्रीट के प्रयोग हो गए। आप देखिए ये जो हमने आज को बताया है आपको, ये हमारे प्रोविजंस थे बीम की डिजाइन के लिए। देखिए ये आपके डिजाइन की प्रोसेस नहीं है, दरअसल हम इनका प्रयोग करेंगे हम जब डिजाइन करेंगे बीम की, तो इन्हीं प्रोविजंस का हम यूज करेंगे। जैसे हमने तय कर लिया कि 3 छड़ें आई हैं तो वो क्षैतिज कितनी दूरी पे जाएंगी। अगर गहराई 750 से ज़्यादा है तो साइड प्रबलन देना है तो कितना देना है। कर्तन का जैसे हमने निकाला कि मिनिमम इतना होना चाहिए शेयर रेनफोर्समेंट, तो हम शेयर रेनफोर्समेंट देने के बाद उसकी चेकिंग करेंगे कि हाँ जो हमने दिया है वो मिनिमम से भी तो कम नहीं हो गया है। तो इसीलिए क्राइटेरिया जो तय किए गए थे, नियम तय किए थे, वो हमने आपको बताए। कुछ आपके ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे हमने अभी इसमें स्लैब के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है, तो स्लैब के बारे में भी कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप पहले डिजाइन किसकी पढ़ेंगे, बीम की, तो इसलिए बीम के लिए हमने आपको जितने भी एजम्पशन थे वो बता दिए हैं, मतलब प्रोविजन हमने आपको बता दिए हैं। तो इसके लिए
अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें डिजाइन आपको बताएंगे बीम की, उसके स्टेप लिखवाएंगे। तो तब तक के लिए आप इतना जरूर तैयार कर लीजिएगा ये एजम्पशन, क्योंकि आपका जैसे ही हम वो स्टेप करवाएंगे उसके बाद न्यूमेरिकल करवाएंगे, उस समय आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ये सब चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, न्यूमेरिकल्स में इसका यूज आएगा, और अगर पूछी भी गई तो इसमें से 2-2 नंबर की टिप्पणी लिखने को शायद पूछ ले, लेकिन ज़रूरी नहीं। लेकिन ये कंपटीशन की दृष्टि से थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगला वीडियो आपका हम बनाएंगे डिजाइन के स्टेप लिखवाएंगे, तब तक के लिए इतना तैयार कीजिए।